नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है जमाई राजा। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से ही मिलेगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजा पिछले 1 महीने से लगातार इंटरव्यू दे रहा था और आज भी वह इंटरव्यू देने के लिए गया था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसके हाथ निराशा ही लगी। उसका फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ। वह मन ही मन सोच रहा था, अब तो थक चुका हूँ इंटरव्यू देते देते, कहीं नौकरी ही नहीं मिलती। आजकल तो ज़माना ही खराब है। एक अच्छी नौकरी पाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, और रिश्वत के लिए पिताजी से पैसे मांगता हूँ तो वह अपने सिद्धांत सुनाने लगते हैं। कहते हैं मेहनत करो, तुम्हें तुम्हारा फल जरूर मिलेगा। आखिर कितनी मेहनत करूँ? पूरा 1 महीना हो गया है गांव से शहर आए, लेकिन एक नौकरी भी नहीं मिल रही है। ऐसी जिंदगी भी क्या काम की कि जहाँ सिर्फ ठोकर ही ठोकर खानी पड़ रही है। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था, लेकिन नौकरी के नाम पर सबसे पीछे। कहीं नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं। सोचते हुए राजा रोड पर जा रहा था, तभी एक कार तेज रफ्तार में आती और राजा से टक्कर हो जाती। शुक्र था कि राजा को कोई ज़्यादा चोट नहीं आई। गाड़ी बरसा चला रही थी। बरसा बहुत पैसे वाले घर की लड़की थी। पिताजी के पास शुरू से ही बहुत पैसा था और एक अकेली बेटी थी, इसलिए किसी की सुनती भी नहीं थी। माँ के जाने के बाद पिता ने बरसा को बहुत प्यार दिया और उसकी हर छोटी से छोटी जिद पूरी की, इसलिए बरसा जिद्दी भी हो गई थी। राजा से गाड़ी टकराने के बाद उसकी सहेलियाँ कहती, बरसा कहा था ना तुझसे कि गाड़ी हवा में मत धरती पर चला, कहीं उस लड़के को ज़्यादा चोट ना आई गई हो, वरना लेने के देने हो जाएंगे। तब वर्षा ने अपनी सहेलियों से कहा, तुम लोग भी ना छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हो। वर्षा के होते हुए चिंता मत करो, अभी पैसे दूंगी तो पूरा मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। एक फ़ोन पापा को किया ना तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुझसे कुछ कहते। तुम जानती हो ना मैं किसकी बेटी हूँ? सेठ राम की बेटी हूँ। मेरे पापा के पास पैसों की कोई कमी नहीं कि मैं किसी से डरूं। ले ज्योति, ये कुछ पैसे ले और उस आदमी को दे दे और रफा दफा कर इस मामले को। पैसों की एक गद्दी निकाल कर वर्षा ने अपनी दोस्त ज्योति को दिए। ज्योति ने जैसे ही पैसे देने के लिए गेट खोला ना चाहा तो देखती कि आसपास के लोग उन्हीं की तरफ आ रहे हैं और गुस्से में कहते, अरे ओ मैडम, गाड़ी है तुम्हारे पास तो किसी के ऊपर भी चढ़ा दोगी, बाहर निकलो। देखो तुम्हारी वजह से एक इंसान को चोट आ गई है, भरपाई तो करनी पड़ेगी और साथ में माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। लोगों को देखकर वर्षा और उसकी सहेलियां घबरा जाती। एक पल को तो वर्षा का पूरा घमंड उतर ही गया था। तब वर्षा की सहेली ज्योति ने कहा, वर्षा अब क्या करेगी? लगता नहीं ये लोग हमको छोड़ेंगे। मैं तो कहती हूँ माफ़ी मांग ले। तब वर्षा ने गुस्से में कहा, अपनी हद में रहकर बात कर ज्योति, माफ़ी और मैं मांगूंगी? बाहर लोगों का गुस्सा बहुत था, देखकर तो वर्षा भी डर रही थी, लेकिन वह अपनी हद छोड़ भी नहीं सकती थी। लोग बाहर से चिल्ला रहे थे, निकलो मैडम निकलो, गाड़ी तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें खरीदवा दी होगी, लेकिन यह सड़क ना तुम्हारे पिताजी की नहीं है कि किसी पर भी गाड़ी चलाती हुई जाओ। माफ़ी तो तुम्हें मांगनी ही होगी। तभी वहाँ लोग आसपास में बातें करने लगते। ये पैसे वाले लोग तो ऐसे ही होते हैं, इंसान को इंसान ही नहीं समझते। तभी वर्षा और उसकी सहेलियाँ गाड़ी से बाहर निकलती हैं और राजा से कहती, इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हें दिख नहीं रही थी? रोड पर चलना नहीं आता तो चलते क्यों हो? तभी और लोगों ने कहा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बता रही हो मैडम जी, हम भी देख रहे थे, गलती आपकी थी। आप ही गलत रास्ते पर गाड़ी चला रही थी और आपकी गाड़ी धरती पर नहीं हवा में उड़ रही थी। यह कोई हाईवे नहीं कि आप इतनी तेज गाड़ी चला रही थी। तब वर्षा ने कहा, तुम लोगों की तो आदत ही है
इसी जुकान में खड़े रहते हो कि कोई एक्सीडेंट हो और पैसे लेने आ जाओ। लो पकड़ो पैसे और अपना मुंह बंद करो। और राजा को भी पैसे देती और कहती, मरम्मती कराने के लिए इतने पैसे बहुत हैं, क्या और चाहिए? तभी और लोगों ने कहा, पैसों का लालच किसे दे रही है मैडम? एक तो आप गलती करती हैं और ऊपर से अकड़ भी दिखा रही हैं। अभी के अभी माफी मांगो इस लड़के से, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तब बरसा ने कहा, जानते भी हो मैं हूँ कौन? एक फोन करूंगी तो तुम सब की अकड़ ठिकाने आ जाएगी। पैसे दे दिए हैं ना, जाओ यहाँ से। तब लोगों को भी गुस्सा आ जाता है और सब कहते, अब तो आप बिना माफ़ी मांगे यहाँ से जा ही नहीं सकती। पहले लड़के से माफ़ी मांगी फिर यहाँ से जाना। तभी वर्षा की सहेलियाँ धीरे से वर्षा से माफ़ी मांगने के लिए कहती कहती लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इन लोगों से हम नहीं जीत पाएंगे, और वैसे भी गलती तुम्हारी थी। तब वर्षा ने अपनी सहेलियों की तरफ आंखें दिखाईं तो एक सहेली कहती, वर्षा देखना हमें देर भी हो रही है, छोड़ना, सिर्फ एक सॉरी तो कहना है। वर्षा कुछ कहती उसके पहले ही राजा ने कहा, जाने दीजिए, वैसे इस सब में गलती मेरी थी। मैं भी कुछ सोचते हुए रास्ते से जा रहा था, इसी चक्कर में एक्सीडेंट हो गया, और वैसे भी मुझे कोई इतनी चोट नहीं आई है, तो जाने दीजिए, कहीं जाना होगा, रेत हो रही होंगी। और जब मुझे इनसे कोई नाराज़गी नहीं, तो आप सभी को भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। आप सभी मेरी मदद के लिए आए, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अब आप सभी जाइए। राजा का इतना कहते साथ लोगों का गुस्सा बढ़ जाता और आपस में बड़बड़ाते हुए चले जाते। क्या जमाना आ गया है आज का, एक तो मदद करो और ऊपर से चार बातें खुद ही सुनो, हमें भी क्या करना है? कहते हुए सभी लोग वहाँ से चले जाते। तभी वर्षा की सहेलियों ने राजा से कहा, थैंक यू, और वर्षा से कहती, थैंक यू तो तुझे भी बोलना चाहिए, आज तुझे बार बार बचा लिया। तब राजा ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वैसे गलती मेरी ही थी। तो वर्षा ने कहा, जानती हूँ कि गलती तुम्हारी थी, वैसे शक्ल से नहीं रखता, लेकिन असल में अक्लमंद हो। यह रो मेरा कार्ड, और यदि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आ जाना। कहते हुए वर्षा गाड़ी में बैठती और अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से चली जाती। राजा कहता, क्या लड़की है? वर्षा की सहेलियाँ वर्षा से कहती, वर्षा तूने यह सही नहीं किया। एक तो उसने तुझे लोगों से बचाया और तू उसे कार देखकर आ गई, पैसों का इतना घमंड भी क्या करना। तब वर्षा ने कहा, प्रवचन मुझे मत दो, और तुम सब भी मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि मेरे पास पैसा है, और तुम सब को मेरे पैसों से अय्याशी करने का शौक है, वरना तुम में से एक इस वक्त मेरे साथ भी नहीं होती। पैसा होना तो जिंदगी में हर चीज़ खरीदी जा सकती है। अब अपना मुंह बंद करो क्योंकि मुझे इस वक्त शांति चाहिए। कहते हुए वर्षा गाड़ी चलाने लगती और इस बार भी गाड़ी की स्पीड कम नहीं थी, और राजा भी चला जाता अपने कमरे की ओर, जहाँ वह अपने 3-4 दोस्तों के साथ किराए से रहता था। जब राजा अपने कमरे में जाता तो उसके दोस्त कहते, क्या हुआ? राजा ने कहा, हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं हुआ, और तुम लोग बताओ, किसी को नौकरी लगी या नहीं? तब विवेक ने कहा, अभी तो हम सभी को विवेक की जरूरत है। कहते हुए सब हंसने लगते। तभी विवेक की नज़र राजा की फटी हुई सेहत पर जाती है और हाथ में कुछ चोट भी नजर आती। तो विवेक ने कहा, क्या हो गया? यह चोट कहाँ से आई? नौकरी नहीं लगी तो लड़कर आया है क्या? राजा ने कहा, रनने से नौकरी मिलती तो लड़ाई भी कर लेता, तो कम से कम नौकरी तो मिल जाती। यह तो एक एक्सीडेंट की चोट है। तब राजा के दोस्तों ने कहा, एक्सीडेंट कैसे हो गया? राजा बताता है कि एक लड़की कार से बहुत तेज आ रही थी और उसने ही मुझे टक्कर मार दी। तब राजा के दोस्तों ने कहा, लड़की दिखने में कैसी थी? तभी विवेक ने कहा, उसे चोट लगी हुई है और तुझे मजाक सूझ रहा है, चल बैठ तो यहाँ, मैं अभी तेरी पत्ती करता हूँ। राजा बताता, बहुत पैसे वाली रख रही थी, कार की कीमत कम से कम 30 से 35 लाख रुपए होगी, और अकर का तो क्या कहना, गलती तो कभी अपनी मान ही नहीं रही थी, और जब बोल रही थी तो ऐसा रख रहा था जैसे घोड़ी पर घोड़ी चढ़ा रही हो। डरती तो वह किसी से भी नहीं थी।
सभी लोग गुस्से में कहते माफ़ी मांगने के लिए तो पैसे निकाल कर दे देती और मुझे भी 10,000 रुपये दे दिए और आखिरी में अपना कार्ड देकर गई। तब विवेक ने कहा, ये पैसे वाले ना ऐसे ही होते हैं, एक सॉरी बोलने में क्या जा रहा था उसका, और तू भी क्या पागल था, पैसे लेकर क्यों आया। तभी और दोस्तों ने कहा, अब लेकर आ गया तो बुराई क्या है, वैसे भी हमने बहुत दिनों से पार्टी नहीं की, अब पार्टी करेंगे। तभी विवेक बोला, कोई ज़रूरत नहीं, तू उसे पैसे वापस कर देना, हम गरीब हैं लेकिन भिखारी नहीं कि हमें किसी के पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे अकड़ू लोगों के पैसे तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आज हमारा वक्त खराब है इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन मेहनत करते रहेंगे तो कल जरूर मिलेगी और ऐसी पैसे की गत्तियाँ तो हमारी जेब में दरी होंगी। कोई ज़रूरत नहीं है उसके पैसे की, और तुझसे पैसे वापस नहीं होंगे तो मैं जाकर कर कर आ जाऊंगा। तब राजा ने कहा, ठीक है विवेक जी, आपके प्रवचन खत्म हो गए हों तो अभी मैं आराम करना चाहता हूँ। और दोस्तों ने भी कहा, अच्छी खासी पार्टी कैंसिल करा दी इस महात्मा ने। दूसरे दिन राजा वर्षा के एड्रेस पर जाता तो वॉचमैन राजा को रोक लेता और कहता, क्या काम है, कहाँ जा रहे हो। राजा कहता है, यहाँ की मैडम ने हमें बुलाया है। वॉचमैन ने कहा, अच्छा, पहले मैडम का नाम क्या है वही बताओ। राजा ने कहा, वही तो हमें नहीं पता। तब वॉचमैन गुस्से में कहता, मैडम का नाम नहीं पता और कह रहे हो बुलाया है, मुझे पागल समझ कर रखा है। तुम जैसे लोगों से मेरा हर दिन पारा पड़ता है, अब जाओ यहाँ से, यदि साहब आ गए तो हम पर गुस्सा होंगे। राजा वॉचमैन से बहुत मिन्नतें करता है लेकिन वॉचमैन तैयार नहीं होता। राजा ने कहा, अच्छा मैडम तक खबर तो पहुँचवा दो। तब वॉचमैन ने कहा, पागल हूँ क्या मैं, अभी मैडम का सोकर उठने का भी टाइम नहीं हुआ और हमने उन्हें जगा दिया तो उनके गुस्से का सामना करने की ताकत हमें तो नहीं है, अब चलती जाओ यहाँ से। तब राजा ने घड़ी की तरफ देखा और मन में सोचता, अभी दोपहर के 1 बजे हुए हैं और अभी तक ये लड़की उठी नहीं। और फिर घर को बड़ी गौर से देखते हुए सोचता, ये घर तो किसी राजमहल से कम नहीं रखता। सच में जिंदगी तो पैसों वालों की ही होती है, जब मन हो तो जागो, जब मन हो तो सो जाओ। नौकर चाकर सेवा करने के लिए 24 घंटे रहते हैं और एक हम हैं जो सुबह 5 बजे उठकर तैयार होकर नौकरी के लिए धक्का खाने निकल जाते हैं। काश मेरा भी जन्म इतने पैसे वाले घर में होता तो अपनी ज़िंदगी भी ऐसी होती। यहाँ तो पैसों की कोई कीमत भी नहीं है। और वही पागल विवेक मुझसे कह रहा था कि हम पैसे वापस कर देते हैं। रहने दे राजा, पैसे अपनी जेब में रख रहे, आगे काम आएंगे, इन लोगों के लिए इतने पैसों की क्या कीमत। राजा सोच रहा था तभी वॉचमैन गुस्से में कहता है, एक बार की बात समझ में नहीं आती, कहा ना जाओ यहाँ से, क्या देख रहे हो। तभी वहाँ से वर्षा के पिताजी सेठ धनीराम अपनी कार से निकलते और वॉचमैन को राजा के साथ बहस करते हुए देख कर कहते, क्या हुआ वॉचमैन, कौन है ये, कहीं से चंदा लेने के लिए आया है क्या। तभी राजा ने कहा, नहीं सर, मैं चंदा लेने के लिए नहीं आया हूँ, वही कर आपकी बेटी की कार से मेरी टक्कर हो गई थी और आपकी बेटी ने कुछ पैसे दिए थे मुझे, वही वापस करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम वही लड़के हो, बताया था मेरी बेटी ने, कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई। धनीराम ने पूछा, नहीं सर, मैं ठीक हूँ, राजा ने कहा। तब सेठ जी अपने ड्राइवर से कहते, ड्राइवर पैसे ले लो। ड्राइवर पैसे ले लेता और राजा मन में सोचता, कितना कंजूस से थे, इससे अच्छी तो इसकी बेटी है, एक बार कह देता रख लो, तुम्हें ज़रूरत होगी तुम ही रख लो। और विवेक भी ना एक नंबर का पागल है, उसके कहने पर मैं भी पैसे देने के लिए आ गया। और सेठ जी कहते हैं, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राजा इतनी बड़ी गाड़ी देखकर सोचता है, ऐसी गाड़ी में तो बैठने की भी मैं सपने में नहीं सोच सकता, चलो बैठ जाता हूँ, थोड़ी एसी की हवा भी खा लूँगा। सोचते हुए राजा गाड़ी में बैठ जाता और सेठ जी राजा से कहते, आज के टाइम में तुम जैसे नौजवान होते ही नहीं हैं, कोई भी व्यक्ति पैसे वापस करने तो नहीं आता, तुम ईमानदार दिखते हो। राजा ने कहा, सर मेरा मानना है कि पैसे खुद अपनी मेहनत से कमाने चाहिए और वैसे भी भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो मेहनत कर कर
इतना तो हम कमा ही सकते हैं जिससे हमारा पेट भर जाए, और पैसे भी। इंसान को जीने के लिए 2 वक्त का खाना ही तो चाहिए। वाह वाह, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बातें। लेकिन नौकरी मिल नहीं रही। खुद पर पूरा विश्वास है, एक अच्छी नौकरी जरूर मिलेगी, और फिर उस दिन बहुत पैसे भी कमा लूंगा और अपनी खुद की गाड़ी में घूमूंगा। सेठ जी ने हंसते हुए कहा, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब पैसों की बातें भी करने लगे। बहुत होशियार भी रखते हो, जिंदगी में बहुत सफलता पाओगे। वैसे यही के रहने वाले हो क्या कहीं और? सेठ जी ने फिर पूछा। राजा ने कहा, नहीं सर, अपने गांव का नाम बताता। गांव का नाम सुनकर सेठ जी आश्चर्य में कहते, वही तो मेरा भी गांव है, वही मेरा जन्म हुआ था। पिताजी का नाम क्या है? राजा ने कहा, प्रतापचंद। प्रतापचंद? सेठ जी ने फिर आश्चर्य से कहा, वह तो मेरा बचपन का दोस्त है। अरे हम दोनों तो एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वैसे तुम्हारे पिताजी भी पढ़ाई में बहुत होशियार थे। आजकल क्या करते हैं, कोई नौकरी रखी या नहीं? तब राजा ने कहा, नहीं सर। तब प्रताप ने कहा, तो आज भी वही घर घर जाकर बच्चों के खिलौने ही बेचता है क्या? हाँ सर, राजा ने जवाब दिया। तो तुम्हारा क्या इरादा है, घर घर जाकर खिलौने बेचने का, क्या एक अच्छी नौकरी करने का? सेठ जी ने पूछा। राजा ने कहा, करना तो एक अच्छी नौकरी ही चाहता हूँ, लेकिन जहाँ भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता हूँ वहाँ रिश्वत मांगते और पिताजी रिश्वत के लिए मना करते हैं। तब सेठ जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी के असुर भी ना तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे। जब मैं गांव छोड़कर शहर आया था तो मैंने तेरे पिता से कहा था चल मेरे साथ, लेकिन वह माना ही नहीं। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो बेटा, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, तुम मेरे भी बेटे जैसे हो। यह मेरे ऑफिस का कार्ड थे। कल सुबह 8 बजे मेरे मैनेजर से मिल लेना, वह तुम्हें कोई ना एक अच्छी नौकरी जरूर देगा। राजा दूसरे दिन सेठ जी के ऑफिस में जाता और मैनेजर से मिलता। तो मैनेजर ने राजा से कहा, मुझे सर ने कर कहा था, उन्होंने कहा था कि तुम आज आओगे, लेकिन अभी टाइम 9 बज चुके हैं और मुझे लगा तुम अब नहीं आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारी नौकरी किसी और को दे दी। माफ़ कीजिएगा, लेकिन अभी हमारे ऑफिस में कोई भी वैकेंसी नहीं। राजा हर बार की तरह निराश होकर इस बार भी जाने रखता और उसे मन ही मन खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। हर बार टाइम पर पहुंच जाता हूँ, आज ही आने में देर हो गई। क्या करूँ, इतने बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था, रात को नींद नहीं आई, इसलिए सुबह उठने में देर हो गई। सारे ख्वाब एक पल में टूट गए। सोचते हुए राजा ऑफिस से बाहर निकलता, तभी सेठ जी की गाड़ी आकर रुकती और वही राजा से कहते, मिल गई नौकरी? राजा ने कहा, नहीं। राजा को सेठ जी मैनेजर के पास लेकर जाते। मैनेजर बताता, सर अभी कोई वैकेंसी नहीं है। तो सेठ जी कहते हैं, नौजवान, ऑफिस में तो कोई वैकेंसी नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए दूसरी नौकरी है। राजा ने पूछा, कौन सी नौकरी? सेठ जी ने कहा, मेरी बेटी हमेशा गाड़ी चलाने में कोई ना कोई गलती करती है, उसे अच्छी ड्राइवर की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि तुम उसके एक अच्छे ड्राइवर बनोगे। इसकी तुम्हें सैलरी अच्छी मिलेगी और जब ऑफिस में वैकेंसी होगी तो तुम्हें नौकरी पर भी रख लूँगा। राजा को सेठ जी का चुनाव अच्छा लगता और मन में सोचता, वैसे भी पैसों की ज़रूरत तो है, और वही वर्षा का ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो जाता। जब वर्षा को पता चलता राजा को उसका ड्राइवर बनाया जा रहा है तो उसके गुस्से की सीमा नहीं थी और वही अपने पिताजी से कहती है, यह सब क्या है, मैं इस गवार को अपना ड्राइवर तो कभी नहीं रखूंगी। सेठ जी कहते हैं, बेटी मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, लेकिन अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तभी वर्षा ने कहा, यदि आप कहते हैं इसलिए इससे नौकरी पर रख लेती हूँ, और हाँ, तुम्हें मेरा ड्राइवर बनकर रहना है तो पहले अपना हुलिया चेंज करो और ये लो कुछ पैसे और अपने लिए नए कपड़े और अपनी हेयर स्टाइल चेंज करा लेना, फिर आकर मेरे ड्राइवर की नौकरी करना। राजा उन पैसों से अपने लिए नए कपड़े खरीदता और अपने रुख को एकदम चेंज कर लेता और राजा मन ही मन सोचता, थोड़े पैसे आने पर मैं तो एकदम ही बदल गया, सच में किसी हीरो से कम नहीं रख रहा हूँ। शुरू शुरू जो वर्षा राजा से नफरत करती थी, अब वही उससे अच्छी दोस्ती कर बैठी थी। उन दोनों के बीच अब हंसी मजाक भी होने लगा था।
एक दिन सेठ जी सोच रहे थे, अब मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी करनी होगी। शादी के लिए कई लड़के देखे, लेकिन कोई भी लड़का घर जमाई बनकर रहने के लिए तैयार नहीं। और मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं कर सकता। आखिर परिवार के नाम पर सिर्फ एक ही तो बेटी है मेरे पास, उसे भी अपने से दूर कैसे भेज दूँ। काश कोई ऐसा लड़का मिल जाता जो घर जमाई बनकर इस घर में रहने के लिए तैयार हो जाए। तभी उन्हें वर्षा की गाड़ी की आवाज़ आती और वह जब अपनी बालकनी में से देखते तो वर्षा और राजा आपस में बहुत बातें कर रहे थे और हंस भी रहे थे। तब सेठ जी सोचते, वर्षा को आज के पहरे इतना हंसता हुआ नहीं देखा, सब जब से राजा उसका ड्राइवर बना है, जब से एक कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगी और उसके स्वभाव में भी बदलाव आ गया है। और वैसे भी राजा से अच्छा घर जमाई मुझे कहीं नहीं भी मिलेगा, और राजा इसी शहर में रहता है तो ये घर जमाई बनने में भी मना नहीं करेगा। मुझे राजा और वर्षा दोनों से ही इस विषय पर बात करनी चाहिए। क्या राजा सेठ जी का घर जमाई बनने के लिए तैयार होगा? और जब राजा बनेगा राजा तो क्या क्या होगा? जानना चाहते हैं तो कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मेरे कराम कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। यदि कहानी पसंद आ रही है तो अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।